तो ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th का, है ना। तो इसको एक बिल्कुल ओवरव्यू की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब एनसीईआरटी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको सबसे पहले ये सब चीज़ें लिखा हुआ है ना। पहले इस चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फ्लावर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है, जब हम फ्लावर पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे बाबू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली जब भी हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में या फिर जब भी पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन के आधार पे किसी भी का लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 3 फेज में। 3 फेज मतलब अगर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बाबू, तो एक इधर मेल होगा और एक इधर फीमेल होगा, एक मेल और फीमेल होगा। और मेल बनाएगा मेल गैमीट और फीमेल बनाएगा फीमेल गैमीट, है ना बाबू। और ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ बनेगा जाइगोट, है ना। और जाइगोट के बाद फर्दर एम्ब्रियो होगा, है ना। तो एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और वो नया ऑर्गेनिज्म तुरंत बना सकता है, मतलब कोई एक सीड है और सीड तुरंत फ्लावर बना के फ्लावर बन के तुरंत रिप्रोड्यूस कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। कोई बच्चा पैदा हुआ और फिर वो नया बच्चा पैदा कर दे, तुरंत तो होगा नहीं। उसको एक मैच्योरेशन की ओर जाना पड़ेगा, मतलब पहले वो मैच्योर होगा, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होगा, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना बाबू। अच्छा, तो हम रिप्रोडक्शन के आधार से लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट बाबू? हम आधार मानते हैं किसको? जाइगोट को, कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन को। तो इवेंट है फर्टिलाइजेशन, क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से जो पहले का इवेंट हो गया उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। और फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ उसको बोले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या मेरी बात समझ में आया? ओके। तो इस चैप्टर में वैसे ही डील करेंगे, इस चैप्टर में वैसे ही डील करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेल और फीमेल है, ठीक है ना। अभी जैसे कली से फ्लावर बनेगा तो फ्लावर के अंदर ही पूरी चीजें रहता है ना। तो पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, फ्लावर के बाद पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर के अंदर जो भी मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। एक्चुअली बनाना तो हमको मेल और फीमेल गैमेट है, तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल के बारे में। सबसे पहले क्या किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? मेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है ना। तो मेल में क्या है? स्टेमेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलेनग्रेन, जो कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है, मतलब मेल गैमिट बना लिया फीमेल गैमिट बना लिया तो मेल फीमेल के पास ट्रांसफर होगा ना, वो ये पॉलिनेशन होगा। उसके बाद जब दोनों आपस में मिलने पास आ गया था, पास मिलेंगे तो क्या इवेंट होगा? वो फर्टिलाइजेशन। तो फिर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। और फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, सीड में तब्दील होगा, तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। फिर बाबू इस चैप्टर में कुछ जादू पढ़ेंगे। जादू क्या? कि बिना फर्टिलाइजेशन का सीड मिल गया, एंड रिजल्ट क्या बाबू? सीड मिलना, है ना। तो बिना फर्टिलाइजेशन का सीड मिल गया तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। मतलब वो रिप्रोडक्शन का मिमिक्री कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा पर क्या सीड बन रहा है, ठीक है। ये चमत्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को यहां से। तो पहले सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो सामने जो फोटो बना हुआ है वो फ्लावर का है ना। तो एक बात जानते हैं हम लोग। देखिए, ये एक चना है, चना। तो चना में देखते हैं एक ऊपर निकलता है और नीचे कुछ ऐसे ऐसे निकलता है, वो देखे हो चना के अंदर, है ना। तो चना के अंदर ये 2 चीजें निकलता है। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? प्लीम्यूल्स। और नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल क्या बनाता है? तो रेडिकल हमारा रूट बनाता है। क्या बनाता है? रूट बनाता है। और प्लीम्यूल्स क्या बनाता है? हमारा सूट बनाता है ना। बेसिक चीज है रूट और सूट। अच्छा, रूट और सूट में डिफरेंस क्या है? रूट है जो ग्राउंड लेवल इसको मान लेते हैं, उससे नीचे रहेगा जो रूट है, जो उसके ऊपर है सूट है। तो एक बात बताइए, स्टेम का खास बात क्या है? अगर जो आप स्टेम को देखना चाहिए तो स्टेम का एक खास बात ये होता है कि स्टेम के अंदर क्या मिलेगा। आप अगर जो स्टेम को देखिएगा तो ये स्टेम है बाबू, तो इस स्टेम के अंदर क्या मिलेगा? एक नीचे देखने को मिलेगा आपको नोड, ऊपर में भी नोड, और इसको लंबा करते जाइएगा तो और भी इसको मिलेगा नोड, है ना। ये क्या है बाबू? नोड है ना। और ये भी क्या है? नोड है। ये भी क्या है? नोड है। ये भी क्या है? नोड है। ये सब क्या है बाबू? नोड है।
अब ये दो नोड के बीच में जो आपसे स्पेस मिल रहा है, ये दोनों के बीच में स्पेस, ये वाला स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं बाबू? इंटर नोड, जो कि आप 11th क्लास में पढ़े ही होगे, है ना। तो हम बोलते हैं कि एक स्टेम के अंदर ये सब फीचर्स मिलेगा, एक स्टेम के अंदर ये सब फीचर्स मिलेगा। तो एक हमने एक टर्म लिखा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, और बोले तो मॉडिफाइड स्टेम। तो मैं मॉडिफाइड स्टेम क्यों बोल पा रहा हूं? इसका रीजन ये है कि पहले वो स्टेम ही रहता है, पहले ही वो स्टेम ही रहता है, और वो स्टेम पे हार्मोनल एक्शन होने की वजह से वो क्या हो जाता है, फ्लावर में चेंज हो जाता है। तो अब सबूत देखना चाहते हैं कि फ्लावर भी एक स्टेम है, तो एक काम कीजिए, इसके जितने पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को बोलते हैं होल्स, जितने होल्स है उसको कट कर दीजिए, खींचिए मत, तोड़िए मत, उसको कट कर दीजिए। कट कीजिएगा तो दिखेगा ना बाबू कि नजदीक नजदीक से हर एक पार्ट्स जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है, जब फ्लावर बना है ना बाबू, तो जो इंटरनोडल लेंथ है ना वो गायब हो गया और दो नोड नजदीक में आ गया और उससे पार्ट्स लग गया। समझ में आया बाबू, है ना। ओके, अब देखिए ये सामने है, ये फ्लावर है, और ये कैसा फ्लावर है बाबू? ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। सर बाइसेक्सुअल फ्लावर, पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताइए। देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है? सबसे पहला क्या है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखिएगा, ये है एक टहनी बाबू। ये क्या है? टहनी। तो ये टहनी को पेडंकल बोलो या फिर पेडिसेल्स बोल दो, है ना। तो ये है पेडंकल, ये वाला पार्ट क्या है? पेडंकल। और इसका जो स्वेलन पार्ट है, ये स्टेम का स्वेलन पार्ट है, इसको बोलते हैं हम थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। ये स्ट्रक्चर से ही सारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। अच्छा गुलाब का फूल देखो, गुलाब का फूल, उस गुलाब का फूल जब वो कली रहता है तो पूरा का पूरा हरा रहता है, ऊपर से कवर रहता है तो क्या आता है? हरा रहता है। तो जो हरा हरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बाबू, वो हरा हरा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो क्या है बाबू? कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। अच्छा अब उसको ना टुकड़े में तोड़ दो, एक एक पत्ते को टुकड़े में तोड़ दो, तो एक एक पत्ता क्या बाबू? सेपल है। एक एक पत्ता क्या है? सेपल है। और उस सेपल को जोड़ दें, उस सेपल को जोड़ दें तो क्या बन जाए बाबू? कैलिक्स। तो यूनिट ऑफ सेपल क्या हो गया? मतलब यूनिट ऑफ कैलिक्स क्या हो गया? सेपल। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे जानते हैं, इसकी जो नेक्स्ट है, जो पंखुड़ी बाबू, गुलाब का एक एक टुकड़ा से तोड़ के फेंकते हैं, जो सेंट करता है, कलरफुल होता है, वो कहलाता है पेटल। वो कहता है पेटल। और वो पेटल का जुड़ने से, वो पेटल का जुड़ने से, उस स्ट्रक्चर को जुड़ने से क्या बनता है बाबू? कोरोला। क्या बनता है? कोरोला। अच्छा इसके बाद दो पार्ट दिखता है, एक ऐसा लंबा और ऐसे रहता है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंड्रोसियम, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एंड्रोसियम है। और एक बीच में ऑर्गन है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। तो वापस देखते हैं क्या क्या चीजें है, क्या क्या चीजें एक सादा पेज में, है ना। तो क्या क्या चीजें है, तो क्या क्या चीजें है, वो है आपका सिंपल सिंपल चीजें। तो वो पहला पहला बात क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि कैलिक्स होता है। क्या होता है? कैलिक्स। दूसरा क्या होता है? कोरोला, है ना। तीसरा क्या होता है वो? एंड्रोसियम। ठीक है। पांच, चौथा क्या है? गाइनोसियम। देखिए ये जो कैलिक्स है, ये जो कैलिक्स है, ये सामने जो आपको कैलिक्स दिख रहा है, इसका कैलिक्स का एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। मतलब एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। सारा सेपल मिला के क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और कोरोला का एक यूनिट को क्या बोलते हैं बाबू? पेटल, पंखुड़ी, पेटल। अच्छा एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट। और मेल पार्ट का दूसरा नाम क्या है? स्टेमेन। क्या नाम है बाबू? स्टेमेन, है ना। अच्छा गाइनोसियम बाबू, गाइनोसियम मतलब फीमेल। तो फीमेल गाइनोसियम जो है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और दूसरा नाम है कार्पेल। क्या नाम है? कार्पेल। क्या मेरी बातें पूरी अच्छे से समझ में आया, है ना। अब देखिए जो हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन है ना, फ्लावर एज ए ऑर्गन, इस ऑर्गन में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है उसको बोलेंगे हम मेन सेक्स ऑर्गन। मतलब मेन मतलब इसेंशियल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। उसको बोलते हैं इसेंशियल होल। तो इसमें दो ही इसेंशियल है, एक ये और एक ये, यही दोनों क्या है बाबू? इसेंशियल है। यही दोनों क्या है? इसेंशियल है। बाकी सब कैसा है बाबू? ये दोनों क्या है? इसेंशियल। ये और ये इसेंशियल है, बाकी सब क्या है? नॉन इसेंशियल। तो ये दो होता है इसेंशियल होल्स, बाकी क्या है? नॉन इसेंशियल होल्स। अच्छा ठीक है। अब हम एक एक पे बात करते हैं और फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं बाबू स्टेमेन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? स्टेमेन के बारे में। ये है आपका स्टेम, एंड्रोसियम या फिर बोले तो स्टेमेन, इसको बोले एंड्रोसियम या फिर स्टेमेन, है ना।
तो इसका दो पार्ट है बाबू, ये सामने पार्ट है, ये एक फिलामेंट है और ये क्या ऊपर वाला एंथर। अच्छा देखो, शरीर से जो भी पास रहता है, जैसे ये घड़ी मेरे पास है और ये पेन मेरे से दूर है, तो पास वाला क्या कहेगा, प्रोक्सिमल, जो दूर वाला उसको डिस्टल बोलते हैं, है ना। तो ये जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट से जो एरिया पास में है वो किससे जुड़ा रहता है, थैलेमस से जुड़ा रहता है ना। जो डिस्टल एंड है वो किससे जुड़ा रहता है, एंथर से जुड़ा रहता है। तो एंड्रोसियम का दो पार्ट, कौन कौन, फिलामेंट और एंथर, ठीक है ना। अब इस एंथर को काट के हमको देखा गया, तो जब हम काट के देखे बाबू, तो हमको दिखा कि इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। तो इस स्ट्रक्चर में देखा गया एक लोब इधर, एक लोब इधर, तो बोला गया इट इज ए बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा लोब्ड स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, है ना। और ये बाई लोब में दो गो थीका है, एक इधर थिकनिंग है और एक इधर इधर थिकनिंग है। तो कितना हुआ, ईच लोब इज डाई थीका, तो टोटल कितना थीका हो गया, चार थीका हो गया कि नहीं बाबू। अच्छा, अब फर्दर इस थीका को देखा गया, तो इसके कॉर्नर में, इसके कॉर्नर में टिश्यू था बाबू, इसके कॉर्नर में टिश्यू था जो कि आगे जाके स्पोर बनाने वाला था। तो इस टिश्यू को बोले स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोले, है ना। और जो एरिया जहां पे ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, उस एरिया को बोले स्पोरेंजियम। क्या बोले बाबू, तो स्पोरेंजियम क्या होता है, जहां पे स्पोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, है ना। अच्छा, तो देखो एक एंथर में कितने स्पोरेंजियम है, चार गो है ना वो, इसी वजह से इसका नाम हुआ टेटरा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। क्या है, टेटरा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। अच्छा, तो अगर जो हम एंथर का फीचर की बात करें, किसका, एंथर का फीचर्स की बात करें, तो एंथर के अंदर क्या क्या फीचर्स है बाबू। तो एंथर के अंदर फीचर्स है, सबसे पहले क्या है बाबू, इट इज ए बाइलोब्ड, क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है बाबू, डाइथिकस है, क्या है, डाइथिकस, डाइथिकस। और तीसरा फीचर क्या है बाबू, इट इज ए टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या है, टेट्रास्पोरेंट, बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। समझ में आया बाबू, ओके। अच्छा, अब जब हम काट करके देखेंगे, तो यही जो आपको स्पोरेंजियम दिख रहा है ना बाबू, ये स्पोरेंजियम अगर जब मैच्योर हो जाए और सारे पॉलन ग्रेन को बना दे, तो यही स्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक, जिसके अंदर क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन। अब देखते हैं पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, अब देखते हैं पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो एंथर है ना, एंथर का लेयर्स क्या क्या है। तो हमने कट किया तो एंथर्स का लेयर देखा, तो एंथर्स का लेयर, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, है ना, देखिए। तो सबसे बाहर से अंदर आते हैं, सबसे बाहर में ये वाला लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर देखिए जो हम कलर कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये जो कलर कर रहे हैं, ये जो लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं बाबू, ये है आपका इपीडर्मिस, है ना। इसके जस्ट अंदर वाला लेयर, इसके जस्ट अंदर वाला लेयर, ये जो कि अब हम कलर कर रहे हैं, ये वाला कलर कर रहे हैं, ये है आपका इंडोथीसियम। ये क्या है बाबू, इंडोथीसियम। अच्छा, अब बाकी यहां की बात नहीं कर रहे, अब यहां से जाते हैं, तो बाहर वाला क्या बाबू, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या है, इंडोथीसियम, है ना। और उसके अंदर यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके बीच वाला जो टिश्यू है, ये वाला जो टिश्यू है, ये वाला टिश्यू है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं बाबू, मिडिल लेयर, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है। अच्छा, तो मिडिल लेयर क्या होता है आपको पता चला, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है बाबू, मिडिल लेयर। क्या मिडिल लेयर समझ में आया, ये पार्ट मिडिल लेयर कहलाता है। अच्छा, अंदर जो है यहाँ पे जो है बाबू, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो मिडिल लेयर के जस्ट बाद में एक लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो लेयर सामने दिख रहा है, इस लेयर को बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। ओके, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, आगे डिफरेंशिएट करके स्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा और फर्दर जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है ना बाबू। ठीक है, तो बाहर से अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सबसे बाहर स्ट्रक्चर क्या बाबू, एपिडर्मिस, जो कि देखिए सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है बाबू एपिडर्मिस का, ठीक है। इसका नेक्स्ट आते हैं, इसके नेक्स्ट लेयर क्या होगा, इंडोथीसियम, ठीक है ना, एंडोथीसियम। देखिए जो सबसे बाहर लेयर है एपिडर्मिस, उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाहर से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का,
है ना, आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन। इसके बाद इंडोथीसियम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोथीसियम? तो देखिए वो इंडोथीसियम लेयर होता है ना, उसके पास ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं, दिख रहा है, छोटे 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 छोटे, आपके एनसीईआरटी में नहीं बनाया होगा, मैंने इस डायग्राम में बनाया है। इसके अंदर फाइबर से बाबू, ये फाइबर से क्या काम होता है, जब ये गीला रहता है ना बाबू, तो गीला रहता है तो मुलायम रहता है ना, मतलब जब ग्रीन रहता है ना अंदर तो मुलायम रहता है, उसके बाद जैसे ही ये सूख जाता है ना, वो तो हार्ड हो जाता है, तो वो फट जाता है, फट के कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है बाबू, यहाँ पे फट जाता है, जहां पे कमजोर होता है वहां फट जाता है, वहां से निकल जाता है, ठीक है ना, पॉलीगन निकले। तो इस प्रोसेस को फटना को बोलते हैं डायसेंस। डायसेंस ऑफ एंथर में मदद करता है, किसमें मदद करता है, डायसेंस में ऑफ एंथर में। तो एंडोथीसियम का क्या काम है, डायसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। उसके बाद अंदर है लेयर, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर का होता है, 2 से 3 लेयर सेल्स का होता है, ठीक है, 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स का होता है, ओके। उसके जस्ट अंदर होता है टैपेटम बाबू। एक्चुअली टैपेटम स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर होता है, और इसका काम होता है बाबू खाना खिलाना। क्या काम होता है टैपेटम का काम, खाना खिलाना। खाना खिलाना मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। किसको प्रोवाइड करता है बाबू, स्पोरोजिनस टिश्यू को, और इसके बाद क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन को भी, ठीक है ना। इसी वजह से टैप्टम क्योंकि खाना खिलाता है, और ये खाना लाता कहां से, बगल में मिडिल लेयर है ना, उससे भी छीन लेता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो टैप्टम होता है ना बाबू, जो टैप्टम होता है वो टैप्टम होता है मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, मतलब एक टैप्टम में ढेर सारा न्यूक्लियस, 1 से 2 3 लेयर हो सकता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी सेल मल्टी न्यूक्लियेट कैसे बनता है, तो हम लोग जानते हैं एज ए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, एगो सेल होता है, और तो सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो कोई भी अगर जो हमको एक इंसान से 2 इंसान बनाना है, तो सबसे पहले उसका ब्रेन का कॉपी करेंगे, उसके बाद उस इंसान का पूरा ढांचा बनाएंगे, है ना बाबू। तो इसी प्रकार से बीच वाला क्या होगा, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है जब सेल को डिवाइड करना तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन करता है, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस से बाबू 2 न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर कितना हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, दिख पा रहे हैं बाबू, हाँ, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म डिवीजन का, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है बाबू, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। देन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से 2 सेल में बदल जाता है बाबू, एक सेल इधर एक सेल इधर, ठीक है ना। अच्छा, इफ अगर जो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो क्या होता है, एक ही सेल में क्या हो जाएगा, वो 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, अब फिर वो डिवाइड कर जाएगा तो क्या होगा, 4 न्यूक्लियस। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या, जो एनसीईआरटी पूछता है उसका एक्सप्लेनेशन ये है बाबू कि अगर जो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन दैट विल बी नोन एज, दैट विल नोन एज मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, ठीक है। उसका जवाब मिल गया, लेयर्स पढ़ गए बाबू हम लोग, है ना। अच्छा बताइए, अब देखिए ये तो पता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ये अब बीच में कुछ टिश्यू रहता है, अगर जो आप ये डायग्राम देखिएगा तो इसमें दिखेगा बीच में भी कोई टिश्यू है, ये टिश्यू है ना बाबू। इस टिश्यू का काम क्या है, यहाँ पे जो जब ग्रीन रहता है तो टिश्यू क्या कर रहा था, बाकी सबको खाना वाना पहुंचाना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहता है वो, तो इस टिश्यू को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्शन में हेल्प करता है। इसका नाम क्या है वो, कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब फर्दर आगे आते हैं बाबू, है ना, नेक्स्ट, है ना। अब देखिए थोड़ा सा पीछे बढ़ के एक चीज बता देता हूं, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, आगे जाके जो स्पोरोजिनस टिश्यू है आगे जाके डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना क्या मतलब, स्पेशलाइज हो जाना एक काम के लिए। जैसे 10th तक क्या पढ़ते हैं, 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर क्या होता है एक स्पेसिफिक साइंस चूज कर लेते हैं, फिर स्पेसिफिक बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी चूज कर लेते हैं, जैसे फर्दर फर्दर स्पेशलाइज होते जाते हैं। वैसे ये सेल क्या करता है, अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है, स्पेशलाइज करके स्पोरोजिनस टिश्यू जो सेल है वो क्या कर लेता है, वो बना लेता है अपने आप को, स्पोरोजिनस टिश्यू वो बना लेता है अपने आप को पॉलन मदर सेल। क्या बना लेता है बाबू, पॉलन मदर सेल। और हमेशा मेल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं माइक्रो। क्या वर्ड यूज करते हैं बाबू, माइक्रो। समझ में आना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू किस में तब्दील होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आपको पता है, आपको एक बात बता दूं, जितने भी नॉर्मल बॉडी होते हैं, नॉर्मल मतलब प्लांट बॉडी या फिर आपका बॉडी बोलो, इसके अंदर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं,
सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डबल क्रोमोसोम होते हैं, एक मेल से आया हुआ एक फीमेल से आया, मतलब एक मेल गैमेट से आया हुआ एक फीमेल गैमेट से। सेट्स होता है वो जो भी प्लांट्स बॉडी या फिर एनिमल्स बॉडी या नॉर्मल बॉडी, तो ये क्या होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड को कैसे बोलते हैं? 2n, मतलब जोड़े में इनके पास क्रोमोसोम होता है। जैसे हम लोग में 23 पेयर रहता है ना, वैसे प्लांट के अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। तो जैसे स्पोरोजिनस टिप्स डिप्लॉयड है, वैसे क्या होगा? पॉलन मदर सेल या फिर बोले माइक्रोस्पोर भी कैसा होगा? डिप्लॉयड। ठीक है ना। अब देखिए दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस, है ना। तो माइटोसिस में क्या होता है वो? फोटोकॉपी। मियोसिस क्या बोल सकते हैं? फोटोकॉपी, मतलब एग्जैक्ट, मतलब एन है तो एन बनेगा, 2n है तो 2n बनेगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। पर मियोसिस में क्या होता है? आधा हो जाता है। अगर जो 2n है बाबू तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और पता है मियोसिस दो स्टेप में गुजरता है, दो टाइप का नहीं होता, दो स्टेप में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एक्चुअली जब मियोसिस 1 गुजरता है ना बाबू, मियोसिस 1 गुजरता है ना, तभी क्या होता है? डिप्लॉयड सेल क्या हो जाता है बाबू? दो हैप्लॉयड सेल में बन जाता है। और जब इनके अंदर मियोसिस 2 होता है ना बाबू, तो ये हैप्लॉयड सेल डबल बन जाता है, डबल डबल। तो बोला जाए एज ए रिजल्ट मियोसिस में कितना होगा बाबू? रिडक्शनल होगा, आधा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और एक सेल से कितने सेल बनेंगे वो? 4 सेल। इसमें एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। समझ में आया बाबू? एक से दो, एक से 4। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके। तो देखिए पॉलन मदर सेल क्या करता है? मियोसिस। तो एक सेल से कितना बनेगा? 4 सेल। कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? 4 गो। तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे बाबू? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सब कहानी कहां हो रहा है? ये कहानी कहां हो रहा है बाबू? ये कहानी आपका एंथर में हो रहा है। ये कहानी कहां हो रहा है? एंथर में है। एंथर के स्पोरोजिनस टिश्यू यहां अंदर, है ना। यहां पे कहानी चल रहा है, ये कहानी चल रहा है। और ये कहानी में कहां तक पहुंचा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, है ना। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और ये चारों के अंदर अभी पोटेंशियल है कि फर्दर एक पॉलन ग्रेन बना दे, फर्दर एक पॉलन ग्रेन बना दे। समझ में आया बाबू? ये एक फर्दर पॉलन ग्रेन बना सकता है, फ्यूचर में एक पॉलन ग्रेन बन सकता है। ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन बनता कैसे देखिएगा। तो ये एक एक माइक्रोस्पोर है, किसी एक का एग्जांपल लेते हैं, चारों के अंदर वैसे ही होगा। तो एक माइक्रोस्पोर क्या करेगा? ये एक माइक्रोस्पोर, इसके अंदर माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस के अंदर आपको बताया कि सेल डिवीजन होता है तो दो चीजें होता है। एक में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर होता है साइटोप्लाज्म का। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस, तो देखिए कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस तो बराबर बराबर मिला, ये हैप्लॉइड था, इसके दो न्यूक्लियस क्या हुआ? हैप्लॉइड हैप्लॉइड। उसके बाद जो बंटवारा हुआ ना साइटोप्लाज्म में, तो एक को ज्यादा मिला और एक को कम मिला। तो जिसको ज्यादा मिला उसका नाम हो गया वेजिटेटिव सेल। क्या नाम हो गया बाबू? वेजिटेटिव सेल। जिसको कम मिला उसका नाम हो गया जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इतना छोटा होता है ना बाबू कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये एनसीईआरटी लिखता है डायरेक्ट लाइन कि इनसाइड वेजिटेटिव सेल द जनरेटिव सेल फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। समझ में आ रहा? मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में ये जनरेटिव सेल फ्लोट करता है ना। ओके। अब उसके बाद ये 2 सेल स्ट्रक्चर हो गया वो। उसके बाद क्या होता है ना, जनरेटिव सेल है नीचे वाला जनरेटिव सेल, सिर्फ इसके अंदर एक और माइटोसिस होता है, तो एक से दो सेल बन जाएगा। और ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या हो जाएगा? दो को मेल गैमेट बन जाएगा। और इस मैच्योर को बोलेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन। समझ में ना? अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो? तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये हो गया दो गो सेल, है ना, नीचे वेजिटेटिव सेल, नीचे जनरेटिव सेल, ऊपर वेजिटेटिव सेल, है ना। तो इस सेल के सबसे बाहर में, मतलब सबसे अंदर में एक लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं बाबू? इंटाइन, है ना। इंटाइन, जो सबसे अंदर लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन। और इसके थोड़ा सा बाहर देखिए ये वाला लेयर, है ना, ये लेयर होता है, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं बाबू? एक्साइन। तो बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे बाहर एक्साइन, उसके अंदर एंटाइन, है ना। अब ये जो एक्साइन है बाबू, ये जो एक्साइन है ये ऐसे सबस्टांस से बना होता है, इस सबस्टांस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता। तो बताइए सर इससे निकलेगा कैसे? तो जगह जगह पे क्या रहता है बाबू? जगह जगह पे क्या होता है बाबू? गायब रहता है ये लेयर जगह जगह पे क्या रहता है? गायब रहता है। ये जगह जगह पे गायब रहता है, जैसे यहाँ से गायब हो गया, यहाँ गायब है, यहाँ गायब है, जगह जगह पे गायब रहता है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें जगह जगह से गायब है ना वो, इस जगह जगह से जहाँ से गायब है इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं बाबू?
जर्म पोर। और ये जर्म पोर का काम क्या होता है, यहां से ही पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट निकलेगा। वो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब एक कहानी है, एक कहानी ये है, ऐसा देखा गया कि कुछ प्लांट के अंदर ये जो दो सेल बना था ना, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, उसी अवस्था में क्या हो जाता है, मेल से फीमेल के पास पहुंच जाता है, और मेल से फीमेल के पास पहुंचना बोलते हैं पॉलिनेशन। तो मेल से ही जो निकलता है ना, वो दो ही सेल के स्ट्रक्चर में पहुंचता है। जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद 3 सेल बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा कितने ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो 60% एंजियोस्पर्म में होता है। कितने में परसेंट में होते हैं, 60%। और 40% में कैसा होता है, 3 सेल स्ट्रक्चर में। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेल में होता है। अच्छा, ई इंटाइन किस में बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। और एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। ऐसा देखा गया कि नेचर में जितने भी एंजियोस्पर्म में अंदर हो रहा है ये उसके अंदर 2 सेल्ड में ही पॉलिनेशन हो गया, और कुछ में 3 सेल्ड में पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, इतना तक क्लियर हो? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बातें करते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में क्या बात करते हैं कि पॉलन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो पॉलन के साइज की बात करते हैं। तो पॉलन का साइज कितना होता है बाबू? हाँ, तो लिखा होगा एनसीईआरटी में 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये साइज है बाबू, है ना। साइज भी पूछता है कभी कभी, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि पॉलन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तभी इसको कैसे यूज करता हूं, टैबलेट और सिरप के रूप में, है ना। टैबलेट ऑफ सिरप के रूप में। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाया हूं, इसको पढ़ने के साथ साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पूरा समझ में आएगा, है ना। इस चैप्टर को एनसीईआरटी के अलावा मत पढ़िए, क्योंकि अगर जो एंजियोस्पर्म को पढ़ने जाइएगा तो बहुत बड़ा है ना। ये पढ़ लीजिएगा, नीट सब चीज का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, हम टैबलेट और सिरप के रूप में बना के यूज करते हैं। और इसका जो यूज होता है बाबू, वो परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ऑफ एथलीट्स में भी काम आता है, ठीक है ना। मतलब एथलीट्स का परफॉर्मेंस इनहेंस में, जो कि रेस हॉर्स रेसिंग वगैरह करते हैं उसमें। ओके, और ये जो पॉलन ग्रेन है, ये एलर्जी भी कॉज कर सकता है। एलर्जी क्या होता है वो, एलर्जी ऐसा होता है कि मान चलिए आपको हम एक एक चींटी काट लिया, छोटा सा चींटी, और इतना बड़ा फूल गया, स्वेलिंग हो गया। तो पता है, एक चींटी काट के इतना बड़ा स्वेलिंग तो नहीं होना चाहिए वो। ये क्या है, एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स है, बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स है। ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था वो, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर जो कोई छोटे से सबस्टांस की वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दे दे, एक्सेजरेटेड बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स दे दे, इसको बोलते हैं हम एलर्जी, है ना। तो ये क्या होता है ना, हमारे सांस लेने का छोटा छोटा रहता है, तो सांस लेने के साथ साथ हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में चल जाता है, वहां एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी कॉज करने से क्या होगा, वो सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, ऐसा इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स होता है कि आपको उसमें भी चैप्टर में पढ़े थे कि होता क्या है, कि यहाँ पे क्या होता है ना, इम्यून रिएक्शन होता है, और वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसो डायलेशन हो जाता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। मतलब ब्रोंकियल के अंदर जो हवा जाने का नली है वो और पतला हो जाता है, और वहां पे और भी म्यूकस वगैरह सीक्रेट हो जाता है, जिसके कारण हम सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। समझ में आओ, ठीक है। तो ये एलर्जी कॉज करता है। इसी में एक प्लांट का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, कि एक पार्थेनियम प्लांट है जिसको बोलते हैं कैरोट ग्रास। एक्चुअली हम क्या किए थे, बाहर से इसको वीट लेके आए थे, बाहर से वीट लेके आए थे, दूसरे देश से वीट लेके आए थे, और वीट के साथ में इसका कॉन्टामिनेशन था। किसका था बाबू, कॉन्टामिनेशन, मतलब इसका सीड भी साथ में आ गया था वीट के साथ। और यहाँ कोई उसका प्रेडिटर नहीं था, नेचुरल उसको खाने वाला नहीं था, उसको कोई खत्म करने वाला नहीं थी। जब किसी ऑर्गेनिज्म को कोई प्रेडिटर नहीं होता, वो तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। और देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फैल गया, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं। आप नेट पर सर्च कीजिएगा पार्थेनियम, आपको समझ में भी आया, वो देखे भी होगा, आसपास में ही होगा आपके। और ये कॉज करता है पॉलन एलर्जी, है ना। और इससे आता है फीवर, उसको बोलते हैं हे फीवर, ठीक है। अच्छा, इतना तक समझ में आ गया। अब आते हैं वायबिलिटी पे, बात करते हैं। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा एंथर से निकला, स्टिग्मा पे गया, है ना। तो अगर जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गया, तो स्टिग्मा में क्या होगा, जर्मिनेट होकर क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब फीमेल के पास जाएगा, मतलब मेल चीज फीमेल के पास पहुंचेगा। तो जर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू, मतलब वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू जर्मिनेट एंड फर्टिलाइज, इसको वायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया ना। तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन क्या होता है, कि अगर जो कितना देर में पॉलन निकला और वो स्टिग्मा पे पहुंचा, तो कि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वायबिलिटी। तो वायबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग है। जैसे कुछ सीरियल, राइस एंड व्हीट, इसमें क्या होता है, 30 मिनट के अंदर ही अगर जो निकला उसमें पहुंचा, तब पॉलिनेशन होगा, मतलब तब फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो उस पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी खत्म, वो पॉलन ग्रेन काम नहीं करता है। अच्छा, तो
कुछ ऐसे प्लांट है, ग्रुप ऑफ प्लांट जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इनके महीनों चलते हैं पॉलन ग्रेन, मतलब महीनों बाद भी पॉलिनेशन हो सकता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमको फॉरेन से लाना है कोई पॉलन ग्रेन और यहाँ फर्टिलाइज करवाना वीट का, तो कैसे हो सकता है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करके लाना पड़ेगा, उसको -196 डिग्री सेल्सियस में लेके आना पड़ेगा। ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? वो एक ही चीज है, लिक्विड नाइट्रोजन। कौन है बाबू? सर लिक्विड नाइट्रोजन ऐसा क्यों करने में सक्षम है? क्योंकि इतने -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है कि उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाता है और उसकी वेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, अब मान के चलिए आप लैब में पॉलीग्रेन को जर्मिनेट करना चाहते हैं, स्लाइड पे माइक्रोस्कोप पे देखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, शुगर सॉल्यूशन उसमें डाल दीजिए और कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। उसके अंदर पॉलिनेशन मतलब उसके अंदर जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कहने का मतलब क्या? तो जर्मिनेशन कहने का मतलब ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये यहाँ से बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके के, ठीक है ना। जैसे अंदर में सेल था ना बाबू, तो ये अंदर का लेयर था, है ना, इसके ऊपर एक्साइन था, जगह जगह पे गायब था बाबू, है ना। तो समझिए ये जो लेयर है ना ये बाहर निकलेगा इस तरीके से, है ना, और ये पॉलन ट्यूब बनेगा और आगे आगे चलेगा वेजिटेटिव सेल, दो को चलेगा मेल गैमेट, तो ऐसे जर्मिनेट करता है। ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिल जाएगा बाबू, अगर जो आप इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेल गैमेट मतलब मेल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल।